नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम जानते हैं फ़िल्मों का, टेलीविज़न का अर्थात जो दृश्य मीडिया है, उसका हमारे जीवन पर कितना ज़्यादा असर होता है। आजकल हम लगातार उससे जुड़े रहते हैं, अच्छी चीज़ें भी तो कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे जीवन में आती जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए। हमारे जीवन में जो इतना प्रभाव डालने वाली चीज़ है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी हमारे लिए नायक ही हैं, जो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, अच्छी बातें हम तक पहुँचाते हैं। आज हमारे साथ इस मंच पर श्री हेमंत वर्मा जी हैं, जो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स आपने बनाए हैं, अलग-अलग क्षेत्रों पर कार्य आप कर रहे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। आइए वर्मा जी से मिलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगा कि जी। आप कहाँ से, कैसे, कैसे आपने ये क्षेत्र चुना कि मुझे लोगों तक कुछ अच्छी बातों को डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों के माध्यम से पहुँचाना है? ये मान के चलिए कि मैं जब बॉम्बे आया तो मैं बॉम्बे बहुत से लोग बॉम्बे आते हैं तो फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे आते हैं। जी। फ़िल्मों में एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, राइटर बनना है, तो ये सोच के आते हैं। हुँ, लेकिन जब मैं बॉम्बे आया था तो ऐसा कोई भी एक विचार मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे बॉम्बे जाके एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन में जाना है या फ़िल्मों में काम करना है। जी। मैं सिर्फ़ अपने एक रोज़ी-रोटी के चक्कर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने हरियाणा से। भिवानी से हूँ मैं, हरियाणा में। वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं हमारे एक रिलेटिव थे तो वो बड़ी कंपनी में मैनेजर थे उन दिनों। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। तब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। अब मैं बोला अब जब आ ही गए हैं तो टिक जाओ यहाँ पे। फिर वो जैसा कि लोग जानते हैं बॉम्बे में स्ट्रगल हर कदम पे है। जी। फिर स्ट्रगल चालू हुई। कुछ दिनों एक पशु रक्षक ट्रस्ट मंडल है, गौशाला, वहाँ काम किया। काफ़ी पापड़ बेले। फिर ये था कि हर चीज़ से ऊब के और ये हो गया कि बस मतलब वो अच्छा इस बीच हुआ क्या कि कुछ लोगों से मेरे कॉन्टैक्ट्स हुए जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और मैं क्रिएटिव बचपन से ही था। डांस में स्कूल के कॉलेज में डांस है या पेंटिंग्स है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। जी। तो कहीं न कहीं वो एक वो होता है ना कि एक अंश उस चीज़ का आपके एक आर्ट का वो कहीं न कहीं छुपा हुआ था। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ उस टाइम पे जब सब काम बंद हो गए तो वो उभर के सामने आ गई। फिर मैंने फ़िल्म जर्नलिज़्म शुरू किया। करीब 12-13 साल जर्नलिज़्म किया मैंने और जर्नलिज़्म करने के बाद मैंने हमारे मित्र हैं हरविंदर मलिक, तो उस टाइम पे वो ज़ी टीवी पे ज़ी टीवी का एक शुरू हुआ था अपना सिटी केबल। तो उन्होंने बोला कि यार मैं एक फ़िल्म बेस्ड प्रोग्राम कर रहा हूँ, हेमंत तू डायरेक्ट कर ले। मैं बोला भाई मेरे को डिजिटल मीडिया की एबीसीडी नहीं है, हुँ, हुँ। मैं कलम वाला आदमी हूँ, आप कैमरे वाले हो। तो उन्होंने बोला कि यार जो काम तू कलम लेके कर रहा है, जो पेपर पे करता हो, कैमरे पे कर ले, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तू कर लेगा। मैंने जब आपको कॉन्फिडेंस है मैं कर लूँगा तो मैं कर लूँगा। सेम डे मैंने जिस मैगज़ीन के लिए मैं काम करता था मैंने रिज़ाइन किया और मैं उनके यहाँ पे मैंने जॉइन कर लिया। करीब 2 महीने उनका एक फ़िल्म बाज़ार करके एक प्रोग्राम आता था, वो मैंने डायरेक्ट किया। हुँ, हुँ। फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि वो प्रोग्राम नहीं चला, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। अब वापस से स्ट्रगल शुरू हो गई आपकी, क्या कि आपने जर्नलिज़्म तो बंद कर दिया आपने, छोड़ हुँ। दिया। वापस मुड़ के जाना नहीं है, ये डिसाइडेड था। फिर बस सर करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए जी। और मेरा ये मन था कि किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ में मैं एज़ एन असिस्टेंट काम करूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फैमिली मेरे साथ थी, वाइफ़ थी, बच्चे थे और उन दिनों आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया है असिस्टेंट के लिए काम करना क्योंकि पेमेंट मिल जाता है। उन दिनों अगर आपने एज़ एन असिस्टेंट किसी डायरेक्टर के साथ काम किया करना शुरू किया, बड़े असिस्टेंट के साथ, तो साल भर तो वो आपसे पान, बीड़ी, सिगरेट ही मँगाने में लगा देते। तो साल भर आप हुँ। घर कैसे चलाएँगे? पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। जी। साल भर बाद में कहीं आपके हाथ में क्लैप देंगे, उसके बाद में धीरे-धीरे मतलब आपको असिस्टेंट फर्स्ट असिस्टेंट से लेके और क्लैप बॉय से लेके और मेन चीफ तक पहुँचने में कम से कम हो सकता है 5 साल लग जाएँ, 7 साल लग जाएँ। इतना तो फिर घर कैसे चलाएँगे? सबसे बड़ी समस्या वो थी। बिल्कुल। फिर मैंने जब ये वो प्रोग्राम बंद हो गया, मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया तो मैंने
एक कंपनी थी, जिस मैगज़ीन के लिए मैं काम कर रहा था, फ़िल्म सिटी मीडिया लिमिटेड, उन्हीं ने कुछ प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। तो मैं उनसे बात की मैंने बॉस से, क्योंकि मैगज़ीन के लिए काम करता था तो रिलेशन थे पुराने। मैंने उनको बोला, सर मैं जॉइन कर सकता हूँ आपको? बोला, कभी भी आ जाओ यार, आपका घर है, आपने छोड़ के गए थे आप ही, आप ही आपका तो खाली वो बस टेबल चेंज होनी है। पहले आप उस पे बैठते थे, ना राइटिंग टेबल पे बैठते थे, अभी आपने एडिटिंग टेबल पे बैठना है। तो मैंने सर वो कंपनी ज्वाइन कर ली, और वहाँ भी 6 महीने तक, लेकिन मैंने उन दिनों चीज़ें बहुत कुछ सीखा। उस टेक्नोलॉजी से मैं थोड़ा सा परिचित हो गया। कैमरा है, जी। फिर एडिटिंग है। और वहाँ पे होता क्या था कि उस प्रोडक्शन हाउस में एडिटर आता था शाम को एडिट करने के लिए, और मैं बैठ के उसके एडिट, अपना जो भी प्रोग्राम मेरा होता था उसके सामने साथ में बैठ के मैं एडिट करवाता था। और हमारे प्रोग्राम उन दिनों चल रहे थे एलपीटीज पे, लखनऊ दूरदर्शन है, आपका पटना दूरदर्शन है, आपका भोपाल दूरदर्शन है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैं वहाँ पे बनाता था। तो हुआ ये कि एडिटर लेट आना शुरू हो गया। मैं 8 बजे से बैठा हुआ स्टूडियो में रात को जाके, और वो भाई साहब रात को 10 बजे आ रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अच्छा, मैं देखता रहता था, उसको ऑब्जर्व करता था क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तीसरे दिन 8 बजे जब मेरा टाइम, मतलब वहाँ पे टाइमिंग शुरू हो जाता था कि आपका बुकिंग 8 बजे से लेके सुबह तक है, तो मैं जैसे ही 8 बजा मैं अपना अंदर घुस गया। बोला, आपका एडिटर? मैं बोला, कोई नहीं, मैं काम शुरू करता, आएगा तब देखेंगे। मैंने सर उस दिन मैंने मशीन पे बैठ गया। उस दिन हाई बैंड पे काम होता था, तो मैंने एडिटिंग शुरू कर दिया। करते करते बस वो एक प्रैक्टिस में आ गया। आज जितने भी मेरी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में हैं, यहाँ तक कि मैंने एक फीचर फिल्म बनाई, वो भी मैंने खुद ही अपने आप ही एडिट की है। चलिए, मतलब इस पूरी यात्रा ने आपको बहुत कुछ जी, बहुत सिखाया। कुछ। कई बार व्यक्ति, जैसे आपने इतना स्ट्रगल किया, अलग-अलग जगहों पे इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, कह लें कि एक प्रकार से स्ट्रगल का ही दौर रहा। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा स्ट्रगल होता है तो कई बार वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, सोचता है कि कल क्या होगा? आपके मन में ऐसा क्या ख्याल था कि नहीं, मेरा आने वाला जो कल है बेहतर ही होगा? क्या विशेष ख्याल या क्या विशेष आप अपने अंदर कुछ सिद्धांत देखिए, लेके मैं चल रहे थे? मतलब एक धार्मिक किस्म का इंसान हूँ, और परमात्मा में बहुत विश्वास है मेरा। जी। तो मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि, यकीन सिर्फ़ एक बात का था कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज हुँ, नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। तो वो एक जो यकीन था ना, उसने मुझे टूटने नहीं दिया कभी। हुँ, और दूसरा सपोर्ट जो है मेरी फैमिली का रहा, मेरी वाइफ़ का रहा। जिसको मैंने अगर ₹10 भी ले जाके घर पे दे दिए तो उसने ₹10 में भी घर चला लिया। हुँ, 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 और मैंने ₹1000 भी दे दिए तो उसने ₹1000 में भी बचा के अपना काम कर लिया। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला, हुँ, क्योंकि हुँ। हमारा तो कोई टाइमिंग नहीं होता ना सर। जी, जी। सुबह 8 बजे से निकल जाते हैं, रात को 12 बजे आएँगे, 1 बजे आएँगे, 2-2 दिन घर पे ही नहीं आएँगे। हुँ, हुँ। तो बच्चों को स्कूल लेके जाना, स्कूल छोड़ना, तो वो सब लोग बोलते हैं, अरे यार हाउसवाइफ तो है। अरे हाउसवाइफ मतलब क्या है भाई? वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, जी। हाउसवाइफ को इतना ईज़िली नहीं ले सकते हम। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे ज़्यादा मेहनत वो कर रही हैं। पूरे घर का ख़्याल पूरे घर रखना, का ख्याल करना, सबसे बच्चों बड़ी को बात तो है पालना कि देना। बच्चों को पालना और उनको संस्कार देना। जी, जी, आप जी। कहाँ से संस्कार देंगे? सुबह 8 बजे निकल गए, रात को 12 बजे आप घर में आ रखे हो, कौन से संस्कार दे दिए आपने? हुँ, 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 हुँ। जी। तो आपने अपने इतने सारे जो अनुभव हैं, उन सभी अनुभवों को लेकर अभी जो आप डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स कर रहे हैं, जी। तो क्या ख़ास कार्य अभी उस पे का कर रहे हैं? सर, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का ऐसा है कि मुझे शुरू से ही पता नहीं क्यों एक रिसर्च वर्क पे थोड़ा-सा इंटरेस्ट हमेशा मेरा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ में रिसर्च होती है, ये जी। आपको पता है। तो मैं राजस्थान घूमने के लिए गया था, तो मुझे लगा यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मुझे कुछ करना चाहिए और फ़ोक पे काम करना चाहिए कि हुँ, फ़ोक आर्ट बहुत, और ख़ास तौर पे मुझे लगा कि कुछ आर्ट ऐसी हैं, जो लोक कलाएँ हमारी ऐसी हैं जो धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो उनको डॉक्यूमेंटेशन करके किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि आज हमने देख लिया कि नट कैसे नाच रहे हैं, हुँ। रस्सी पे कैसे चल रहे हैं, लेकिन वो 10 साल, 20 साल बाद वो कहीं नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, वो छोड़ रहे हैं उसको। जी। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आने वाली पीढ़ी को खाली वो पढ़ के थोड़ी बताएँगे, नट रस्सी पे चलते थे, कैसे चलते थे? वो जब तक आप विज़ुअल नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो हुँ, वो दिमाग में रख के मैंने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया। और राजस्थान में फ़ोक बहुत है, तो वहाँ पे मैंने नटों पे काम किया, वहाँ पे मैंने गरासियाओं पे काम किया, वहाँ पे एक तुर्रा कलगी एक फ़ोक आर्ट है, उस पे मैंने काम किया। उसके अलावा फिर मैंने एक उत्तराखंड में एक मेला लगता है, शालदे बिखोती मेला, जो हर साल में एक ही बार आता है। हुँ, वो हुँ। ट्रेडिशनल फेयर है, कई 700-800 साल से चला आ रहा है। उसका अपना एक अलग अंदाज़।
जी। मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा कि टाइम की सीमा है अपने पास, और उस पे काम किया। फिर मैंने वारली पेंटिंग्स पे काम किया, जो कि अपना महाराष्ट्र की जो ट्राइबल कास्ट है वारली, उनकी लोक कला है वो। हुँ, हुँ, उनकी हुँ। ट्राइबल आर्ट आप बोल सकते हैं उसको। और वो फ़िल्म मेरी इतनी एप्रिशिएट हुई है कि उसका प्रीमियर हुआ, चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी ने उसका प्रीमियर किया। उसके बाद में मैंने मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जो कि फ़िल्म डिवीज़न अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, उसमें मेरी फ़िल्म जो है इंटरनेशनल कैटेगरी में सेलेक्ट हुई थी, जी। और वहाँ भी बहुत एप्रिसिएशन मिला। हुँ, हुँ, हुँ। और बाकी मैंने काफ़ी फेस्टिवल्स में भेजा है उसको, बट जी। फेस्टिवल्स का हाल आपको पता है, हुँ, ज़्यादा हुँ। डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगा चलिए मैं। फ़ोक पे जैसे आपने काम किया, वैसे ही वर्मा जी नहीं लगता कि आज समाज में जो मूल्य हैं, मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है, जो हमारी संस्कृति थे, संस्कार थे या अध्यात्म की बात आपने कही कि ईश्वर पर भरोसा आपको बल देने जी, वाला था। जी। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं भौतिकता की चकाचौंध में कम होती जा रही हैं, तो इस पर भी कार्य करने का कभी विचार आया? सर, विचार नहीं है, मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि धार्मिक, और दूसरा मेरा जो डॉक्यूमेंट्री का मैंने जो एक ट्रैक पकड़ा, क्योंकि हुँ। फीचर फ़िल्म तक पहुँचते-पहुँचते तो बहुत साल लग गए मेरे को। जी, जी। तो मेरा घर में मुझे चलाना था, तो मैंने एक साइड ट्रैक पकड़ा था कि मैं कंपनीज़ की मैं फ़िल्में करता था, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट फ़िल्में मैंने की, कंपनीज़ का काम था। उसके अलावा मैंने कुछ आश्रम्स मैंने पकड़ लिए। हुँ। जो पकड़ क्या लिए थे, मुझे मतलब ऑटोमैटिकली मैं पहुँच गया वहाँ पे, और उनका काम मेरे पास शुरू हो गया। मैंने संतों की बायोग्राफ़ीज़ बनाई हैं। संत दादू दयाल जी पे मैंने काम किया, संत ताराचंद महाराज जी पे मैंने काम किया। एक हमारे महाराष्ट्र में है गगनगिरी महाराज, उनकी मैंने बायोग्राफ़ी बनाई। तो उनका जितने भी संतों पे मैंने काम किया, कि उनका लिटरेचर पढ़ते-पढ़ते मतलब काफ़ी कुछ, कि हर किसी का अपना स्टाइल है अध्यात्म का, जी। हर किसी का अपना अलग सोच है। तो वो सारी चीज़ें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी वज़ह से, वो करने वाला तो ऊपर वाला है, बट मेरे थ्रू वो चीज़ें आम आदमी तक पहुँची हैं। हुँ, वो हुँ। चीज़ें मतलब उस उनके आप बिलीव नहीं करेंगे कि संत अपने गगनगिरी महाराज के जो वीडियोज़ हैं, जब उनकी बायोग्राफ़ी मैंने बनाई है, उसकी करीब लाख 2 लाख सीडीज़ सिर्फ़ उनके आश्रम में बिकी हैं, बाहर कहीं कोई आउटलेट नहीं है। अच्छा। और हुँ, हुँ। अभी वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके 5 लाख के आस-पास उनके व्यूज़ हैं। हुँ। तो चीज़ें पहुँच रही हैं। बहुत सुंदर। और प्रेज़ेंटली मैं काम कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि हम पूजा-पाठ के टाइम पे पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं, हम हुँ, सुनते रहते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन क्या हम बता सकते हैं उन मंत्रों का मतलब क्या है? हुँ। नहीं, नहीं समझ बिल्कुल, में आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि उनको सिम्प्लीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हुँ, समझ हुँ, में आए। तो उसी चीज़ को लेके मैंने शुरुआत की है। मैं संत नामदेव जी पे बहुत काम कर रहा हूँ। हुँ। उनकी बायोग्राफ़ी मैंने बनाया, उनका मैंने चालीसा लिखा संत रामजी जी के ऊपर, बहुत सुंदर। और जो कि मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखवाया। वो मैं रियली, मेरे साथ में एक मिरेकल हुआ है हुँ। कि रात को 2 बजे आपकी अचानक नींद खुल जाती है, आप लिखना शुरू कर देते हैं, सुबह 6 बजे तक आपका चालीसा तैयार हो जाता है। हुँ। तो ये मैं नहीं मानता कि चलिए मैंने कुछ ईश्वर किया है, सब आपसे उनकी, बहुत कुछ करा रहे हैं उनसे। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक अध्यात्म को लेकर के और ये अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे संत हैं, उनके जीवन को आप लोगों जी, तक पहुँचा रहे हैं जी, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जी। रहा है। तो जैसे आपने कहा कि अब ऊपर वाला बहुत कुछ आपसे करा रहे हैं, तो ऊपर वाले ही आपको एक सुंदर कार्यक्रम में भी लेकर के आए, ब्रह्मा कुमारीज़ बिल्कुल, के बिल्कुल, सुंदर बिल्कुल। कार्यक्रम में, जिसमें सारे ही भारतवर्ष के कलाकार एकत्रित हुए थे। तो कैसा लगा? यहाँ का अनुभव कैसा रहा ब्रह्मा कुमारीज़ के यहाँ का साथ? अनुभव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक ही शब्द मैं बोलूँ कि स्वर्गीय अनुभव मुझे वहाँ पे हुआ, और जो कुछ मतलब वहाँ से बहुत कुछ मैं लेके जा रहा हूँ। मैं मेडिटेशन के लिए बहुत इधर-उधर भटका था, क्योंकि हुँ। मेरा ये मानना है कि एक क्रिएटिव आदमी को अध्यात्म उसको सपोर्ट करता है, एक क्रिएटिव आदमी को। उसके काम को अगर वो 2 परसेंट है, तो उसको 10% कर देता है, हुँ। या फिर 50% कर देता है। तो अध्यात्म का अगर आप सहारा लेके चलेंगे, तो सक्सेस बहुत नज़दीक है। तो मैं मेडिटेशन के चक्कर में था, लेकिन मेडिटेशन के चक्कर में मैंने बहुत भटका। मैंने जैसे बताया, बहुत संतों का काम किया, तो मैं हर किसी के यहाँ पे मैं पूछता कि मेडिटेशन कैसे करूँ? जी। तो कोई कोई विधि तो बता देते थे, कोई विधि बता देते थे। तो वो विधि घर पे आके मैं प्रैक्टिस करता था, तो नहीं, रेगुलर नहीं हो, प्रैक्टिस में नहीं आ पाती थी। यहाँ तक कि मैं विपासना के लिए लद्दाख भी गया। मैं 10 दिन का कोर्स होता है विपासना का, मैंने वो भी किया। लेकिन 10 दिन वहाँ बहुत शांति रही, क्योंकि 10 दिन आप बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते किसी से, फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे उनके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं। सुबह 4 बजे उनका शुरू होता है, रात को 9 बजे उनका खत्म होता है। और जब आप 10 दिन तक बात नहीं करेंगे, तो नॉर्मली आपका जो स्पीकिंग पावर है, धीरे-धीरे लो हो जाएगा। आप घर पे आएँगे, 10-15 दिन आप थोड़ा-सा शांत रहेंगे, लेकिन
21वें दिन तो आप फिर से वही पुरानी लाइफ में आना शुरू हो जाएँगे, वही चीखना, चिल्लाना, हुँ, हुँ। वही गुस्सा, तो मतलब नहीं रह जाता क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो चीज़ें सिखाते हैं, जो उनका एक मेडिटेशन का तरीका है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, तो जी। वो अपने आप में उनका अपना स्टाइल है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है एक डे टू डे लाइफ में उसको आगे बढ़ाना, अपनाना। प्रोसेस जी। में लेके आना। हुँ, हुँ। जबकि यहाँ पे जो हम सीख के जा रहे हैं, हमने राजयोग के बारे में सीखा मतलब बात किया। मैं ब्रह्म कुमारीज़ के किसी सेंटर में मुझे नहीं था पता कि मैं फर्स्ट टाइम भी आऊँगा तो इतने बड़े सेंटर में आऊँगा। ठीक है? यहाँ पे मतलब एक सीधे होता है ना कि हेडक्वार्टर्स में। हेडक्वार्टर्स में मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैं आज तक किसी सेंटर में नहीं गया था। मेरा पहला अनुभव जो है जी। ब्रह्म कुमारीज़ को लेके यहीं पे ज्ञान सरोवर में ही हुआ है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे जब क्लासेस मैंने अटेंड की 4 दिन से हम लोग कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक तो राजयोग के बारे में पता चला, आपको अपने बारे में पता चला, कि मैं कौन हूँ। हालाँकि मैं अभी तक तो मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। और परमात्मा के बारे में पता चला। आप आत्मा हैं और आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है, ये भी पता चला। अब पता तो चल गया, लेकिन उस चीज़ को कहाँ तक लेके जाना ये हमारे हाथ। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हम घर जाके चुपचाप अपने वो जो डायरी उन्होंने लिखी थी, नोट किए थे, वो किसी रद्दी में डाल देंगे और बाकी अब भूल-भाल के सब अपने काम में ले जाएँगे, तो कुछ होने वाला नहीं। क्या आप अपने लिए क्या एक्शन प्लान बनाकर जा रहे हैं कि यहाँ से जाके मैं ये तो ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है? नहीं, एक्शन प्लान डिसाइडेड है। मैंने वाइफ़ से भी बात किया, हम दोनों ही साथ में आए हैं। जी। तो हमने डिसाइड किया कि मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूँ, तो मेरा नियर बाय स्टेशन मैंने पता कर लिया है कि खारघर में सेंटर है और मैं जाऊँगा वहाँ पे, जो भी बहन जी हैं, भाई जी हैं, उनसे बात करूँगा, मिलूँगा और उनका क्या सिस्टम है, वो समझूँगा और अगर डेली नहीं जा पाया, तो एटलीस्ट हफ़्ते में 1 दिन तो ये डिसाइडेड है कि मैं जाऊँ, जी, जी, जी। ये तो बहुत पक्का है। सही। जी, जी। क्या ख़ास विशेष करके जैसे आप यहाँ आए, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना, समझा, लेकिन इन चीज़ों में क्या विशेष एक ऐसी चीज़ लगी आपको कि सचमुच यूनिक थी क्योंकि आप अलग-अलग जगहों पे गए हैं, भारतवर्ष में भी अलग-अलग लोगों से मिले हैं, आश्रमों में गए हैं, इस आश्रम में, विद्यालय में क्या एक ख़ास चीज़ आपको यूनिक लगी? यूनिक चीज़ सबसे बड़ी जो है, मैं तीर्थ स्थानों पे बहुत घूमा हूँ मैं, हरिद्वार भी गया हूँ, वृंदावन भी गया हूँ, मथुरा भी गया हूँ, जी। ऋषिकेश भी गया हूँ और जो मैंने वही संत लोगों के बारे में बताया, वहाँ भी आश्रम्स में गया हूँ। कि जितनी साफ-सफाई और मतलब मेंटेनेंस मैंने यहाँ पे इस आश्रम में देखा। चाहे वो आपका प्लांटेशन को लेके है, चाहे आपको बिल्डिंग्स को लेके है, चाहे आपको इक्विपमेंट्स को लेके है, चाहे आपका वो किचन को लेके है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। साफ-सफाई के मामले में मतलब अगर हिंदुस्तान में अगर वर्ल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई जगह है, तो मैं नंबर 1 मैं मानता हूँ कि ज्ञान सरोवर है। उससे ज़्यादा साफ-सफाई मुझे कहीं नज़र आई। दूसरा मैंने वहाँ भी बहुत अच्छी लगा अपना साफ-सफाई के मामले में जो गगनगिरी महाराज का आश्रम है, वो भी बहुत सुंदर है। जी। बट यहाँ पे थोड़ा-सा एक अलग ही अनुभव है, अलग एकदम आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार जाने का मन ही नहीं करता है। वैसे कहा 4 जाता है कि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं न कहीं ईश्वर का एक वास है या ईश्वर की उपस्थिति है, उनसे समीपता की कोई ख़ास अनुभूति आपकी भी रही हो? बिल्कुल, यहाँ पे जब हम मेडिटेशन हॉल में बैठा मैं जाके मैं गया बाबा के रूम में, हुँ, तो वहाँ पे लगा कि कुछ तो है, जो इतने लोगों को खींच रहा है, वरना तो कहीं कोई आता नहीं। जी, जी, जी। और वहाँ पे मुझे लगा कि 2 मिनट आँख बंद करके बैठो तो आपको लगता है वाइब्रेशंस आ रही हैं आपके पास। हाँ, हाँ, हाँ। वो वाइब्रेशंस लेने के ही लिए लोग तो तरसते हैं ना। बिल्कुल। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस जगह पे आया और मैं क्या आया, उन्होंने बुलाया बस रास्ते खोले, उन्होंने अपने आप कैसे क्या हुआ मैं मुझे तो एक सुखद स्वप्न मान के मैं चल रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है। जी, जी, जी। चलिए एक सुंदर-सी बात है कि एक सुखद स्वप्न ही भले हो, लेकिन ये स्वप्न साकार हुआ बिल्कुल, और बिल्कुल, स्वर्ग की बिल्कुल। सुंदर जी, जी। अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि आज जो एक भागम-भाग भरी ज़िंदगी है, तनाव भरी ज़िंदगी है लोगों की, तो लोगों को थोड़े समय के लिए आध्यात्म का भी एक सहारा लेना चाहिए या उसकी शरण में आना चाहिए ताकि जीवन उनकी
सहज हो, सरल हो, आसान हो। यही एक चीज है जो आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकती है। हुँ, भागम भाग की जिंदगी में आप स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर है, आपका गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है। आप अब मतलब अब अगर बस में आप चढ़ रहे हैं और कहीं किसी कोने लग जाए तो आप ऐसा चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं उसने आपके वहाँ बम फोड़ दिया। हुँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो एंग्ज़ायटी है, तो वो सारी चीज़ें हैं और दूसरा कॉम्पिटिशन इतना हो रहा है आजकल, चाहे वो एजुकेशन देखो, चाहे वो किसी प्रोफ़ेशन में देख लो। 90% आया तो मेरे 100% को नहीं आया। वो डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा है, उसके तो 100% माँ-बाप उसको डिप्रेस कर देते हैं। "तू कैसा है? वो देख पड़ोसी के बच्चे को तो 100% आया है।" तो हुँ, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। राइट, तो उसका एक ही इलाज है कि आप अध्यात्म के रास्ते पे चलिए, राजयोग अपनाइए। वो आपको हर बीमारी आपकी हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम का हल एक ही है। बाकी आप स्ट्रेस में हैं, आपने दवाई ले ली, आपने स्ट्रेस की दवाई ली, वो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी। हुँ, ब्लड प्रेशर की दवाई ली, आपको दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। उसके इलाज के लिए कोई खाएँगे तो फिर और बीमारियाँ बढ़ जाएँगी। तो बेटर है कि आप दवाइयाँ ना खा के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार कोई बहुत बड़ी बीमारी है बिना दवाई के ठीक है, वो लो आप। लेकिन साथ में आप मेडिटेशन भी करो, हुँ, इस अध्यात्म के रास्ते पे भी चलो। इतना आसान रास्ता आपको ज़िंदगी में, दुनिया में कोई मिलेगा नहीं जो राजयोग। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा है कि जो आप कहीं भी आप घर में हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं जॉब पे आपको 5 मिनट की फुर्सत मिली, कहीं आप शूट पे हैं। मैं ख़ास तौर पे अपने आर्टिस्ट भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ, भाइयों से, बहनों से कि अगर कहीं भी आप मतलब क्योंकि बहुत फुल लाइफ़ रहती है इन लोगों की, हम लोगों की। जी, जी। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको ब्रेक मिले, 5 मिनट का ब्रेक मिला, आप आँख बंद करके बैठ जाइए, बस। कुछ आपको लग रहा है बाहर बहुत बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप कोई हल्का-सा एक म्यूज़िक आपके कान में डाल के, सबके पास आजकल हेडफ़ोन है, ईयरफ़ोन है। हुँ, वो डाल के बैठ जाइए अपना ध्यान लगा के। जी, देखिए जी। आपको 5 मिनट के आप मेडिटेशन में आपको पूरे दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर, नहीं इसी अनुभव की लोगों को आवश्यकता है जी। कि सचमुच आप जो करके लोगों को कह रहे हैं, लोगों को भी ज़रूर ये फ़ील हो रहा होगा कि हम भी इस पथ पे चलें। हर एक लोग वर्मा जी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। आप अपने जीवन के पूरे अनुभव से और साथ ही यहाँ जो आपने विज़िट किया, एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुँ। किया, उस अनुभव के आधार से हमारे दर्शकों को क्या सूत्र देना चाहेंगे ताकि उनके जीवन में भी सुख हो, सुकून हो, शांति हो, सफलता हो? सूत्र एक ही है, मेरा ये मानना है कि आप जो भी काम करें, आप ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, लगन से करें। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने लेके आप चलते हैं, ईमानदारी, मेहनत और लगन से आप काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। और दूसरा आप सबसे बड़ा कि आप अगर बाबा की शरण में हैं, तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। वर्मा जी, ये जो फ़ील्ड है, फ़िल्म लाइन है, इसमें सफलता के लिए लोग शॉर्टकट अपनाते रहते हैं। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जो भी हैं। कई बार ये सुनने में आता है, सभी तो नहीं, लेकिन जी, ज़्यादातर ये सुनने में जी, आता है। जी। आप जब इस फ़ील्ड में आए, क्या कोई ऐसा सिद्धांत आपने अपने लिए बनाया कि कुछ भी हो, मुझे तो अपने मूल्य के साथ या सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ना है? बहुत गहरा सवाल आपने किया है और सिद्धांत ही बनाया मैंने, मतलब मैंने एक संकल्प लिया था और वो भी उस टाइम पे लिया था जब मेरे पास काम नहीं था। और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और कुछ उन दिनों सी ग्रेड की फ़िल्में बनती थी। पता होगा आपको। जी, तो जी। मेरे पास कुछ ऑफ़र्स आए थे कि भाई आप ये फ़िल्म कर लो, आपको इतना पैसा दे देंगे। तो मैं उनको बोलता था यार मैं नहीं यार मन नहीं करता मेरा, मैं नहीं करूँगा। अरे कर लो कुछ नहीं होता। मैंने नाम जाएगा मैं नहीं चाहता। बोले नाम नहीं जाएगा आपका नाम हम अपना डाल लेंगे। आप खाली शूट करके दे दो, फ़िल्म बना के दे दो, हम आपका नाम नहीं डालेंगे। हुँ, हुँ। मैं बोला लेकिन यहाँ जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, वो मेरे को हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट पे मिल जाएँगे। तो उनके दिल में मेरे लिए क्या इज़्ज़त रह जाएगी? हुँ। अब पैसे के लिए कुछ भी कर जाऊँ तो मैं नहीं करूँगा। मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि भले ही मुझे अपने बच्चों को दाल-रोटी खिलानी पड़े, चटनी-रोटी खिलानी पड़े, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ राइटर, जो मैं अपनी फ़ैमिली के साथ नहीं देख पाऊँ। वाह! क्या बात है। इस पे तो तालियाँ बनती हैं आपके लिए रियली। और वो मैं आज तक निभा रहा हूँ। जी, जी, जी। आप मेरे किसी यूट्यूब चैनल पे अभी आप जाइए, आप देखिए या मेरा जो भी काम आप देखेंगे, हाँ, उसमें आपको या तो फ़ोक मिलेगा या फिर अध्यात्म मिलेगा या फिर आपको राष्ट्र मिलेगा।
बात सही, देश प्रेम, बात सही। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। जी, 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 सचमुच ये सैल्यूट बनता है आपके लिए सचमुच वर्मा अरे नहीं जी, सर। कि आप इस सिद्धांत को लेके ऐसे समय पर चल रहे हैं और सचमुच ऐसे ही सिद्धांत के साथ, ऐसे ही मूल्य के साथ यदि सभी चलें, तो सचमुच हम अपने देश को, राष्ट्र को, विश्व को बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ स्वर्ग बना सकेंगे। दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आभार। मित्रों, व्यक्ति यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। कई बार हम सोचते हैं कि क्या करें कि सारी दुनिया ही यदि गलत रास्ते पे चल रही, सिस्टम ही ऐसा हो गया है, तो हमें तो सिस्टम के साथ ही चलना पड़ेगा ना। लेकिन सिस्टम के विरुद्ध भी यदि अच्छी बात है, सैद्धांतिक बात है, सत्य बात है, उसको साथ लेकर जिया जा सकता है, चला जा सकता है। वर्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम सबके सम्मुख रखा है और ये भी कि चाहे जीवन में कितने भी उतार-चढ़ाव हो, व्यक्ति यदि उस पर विश्वास रखता है, तो राह बिल्कुल आसान हो जाती है और अध्यात्म ही वो ज़रिया है, वो माध्यम है मित्रों आज के दौर में, जो सचमुच हमारे जीवन को सुकून, शांति और सफलता से भर सकता है। क्यों ना हम इस ओर एक कदम आगे बढ़ाएँ और अपने जीवन में इस आनंद को अनुभव करें। जीवन बहुत ही सहज है, सरल है, आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन बस चूँकि आध्यात्म का दामन छूटा हुआ है, उसे हम भूल गए हैं, इसीलिए शायद उस चीज़ से वंचित हैं। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।